महान संगीतकार मदन मोहन और महान गायक मोहम्मद रफ़ी। एक ऐसी जोड़ी जिसने हिंदी सिनेमा को इतने सारे मतलब अनगिनत हिट गाने दिए। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा झोली भर के। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटा, रंग और नूर की बारात किसे पेश। दोनों एक दूसरे के फन के बहुत बड़े कदरदान थे। जी हाँ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मदन मोहन जी एक फिल्म से रफ़ी साहब को बाहर करने पर अड़ गए। और सिर्फ अड़े नहीं, उन्होंने तो फिल्म छोड़ने तक की धमकी दे दी थी। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं थी। नहीं, हम बात कर रहे हैं 1964 की बहुत बड़ी एक पीरियड फिल्म जहां आरा की। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ तुझे। एक ऐसी फिल्म जिसके संगीत को लेकर पर्दे के पीछे एक बड़ी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ थे अपनी कलात्मक सोच पर अड़े हुए मदन मोहन, और दूसरी तरफ थे फिल्म के निर्माता निर्देशक, जिनके लिए बॉक्स ऑफिस का गणित शायद सबसे ऊपर था। और आज हमारी पड़ताल का विषय यही क्लासिक टकराव है। हम सिर्फ इस किस्से को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसकी गहराई में उतरेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मदन मोहन की जिद के पीछे क्या सिर्फ कलात्मक कारण थे या कोई और भी वजह थी। इसमें लता मंगेशकर जी का एंगल क्या था, और इस पूरे टकराव से जो संगीत निकला वो आज तक अमर कैसे है। चलिए इस दिलचस्प किस्से की परतें खोलते हैं। तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। साल था 1964, हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर। बिल्कुल, और मदन मोहन जी के करियर का एक बहुत ही अहम साल। उस एक साल में उनके संगीत से सजी 8 फिल्में रिलीज हुईं। 8 फिल्में? हाँ, जिनमें वो कौन थी और हकीकत जैसी फिल्में शामिल थीं। इनका संगीत तो मतलब इतिहास बन गया। लग जा गले के फिर हसीना कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारा। बिल्कुल, और इसी साल आई जहां आरा। ये मुगल शहंशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा की प्रेम कहानी पर आधारित थी। मुख्य भूमिका में भारत भूषण और माला सिन्हा। जी, और जाहिर है ऐसी ऐतिहासिक फिल्म का संगीत उसकी आत्मा होता है। कहानी में दर्द था, मोहब्बत थी, इतिहास की वो भव्यता थी। और ये जिम्मेदारी मिली गजलों के राजकुमार को, मदन मोहन को, जो इस तरह के संगीत के माहिर माने ही जाते थे। तो फिर तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होगा। शुरू में तो हाँ, गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी कमाल की गजलें लिख रहे थे। ये तो पहले से ही तय था कि माला सिन्हा के लिए, मतलब फिल्म की हीरोइन के लिए, लता मंगेशकर जी गाएंगी। हाँ, मदन मोहन और लता जी का साथ तो एक गारंटी की तरह था। लेकिन मुश्किल तब खड़ी हुई जब हीरो के लिए, मतलब भारत भूषण के किरदार के लिए गायक चुनने की बारी आई। और यहीं पर निर्माता, निर्देशक और संगीतकार के बीच मतभेद की वो दीवार खड़ी हुई जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा। फिल्म के निर्माता थे ओम प्रकाश और निर्देशक थे विनोद कुमार। दोनों का ये मानना था कि भारत भूषण के लिए उस दौर के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय गायक मोहम्मद रफी को ही गाना चाहिए। देखिए, इसमें उनका तर्क भी गलत नहीं था। हाँ, व्यावसायिक रूप से तो बिल्कुल सही था। रफी साहब का नाम ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी माना जाता था। उनकी आवाज में जो रेंज और दम था वो किसी भी हीरो पर फिट हो जाता था। लेकिन मदन मोहन जी इससे सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो किसी और ही गायक के लिए अड़े हुए थे, और वो गायक थे तलत महमूद। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, क्योंकि 1960 के दशक तक आते आते तलत महमूद का करियर थोड़ा मतलब ढलान पर था। नए गायकों का दौर आ चुका था। सही बात है। तो ऐसे में एक इतनी बड़ी फिल्म के लिए मदन मोहन जी का तलत साहब के नाम पे अड़ना, ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम था। यहीं पर एक संगीतकार की सोच को समझना जरूरी हो जाता है। मदन मोहन जी सिर्फ धुन नहीं बना रहे थे,
वो किरदार के दर्द को आवाज दे रहे थे। अच्छा। भारत भूषण का किरदार एक ऐसे शहजादे का था जो अपनी मोहब्बत को खोने के गम में डूबा हुआ है। मदन मोहन का मानना था कि इस किरदार के दर्द को, उस उदासी को सिर्फ तलत महमूद की रेशमी और लर्जिश भरी आवाज ही बयां कर सकती है। वो जो उनकी आवाज में एक कंपन था। वही, वो स्वाभाविक कंपन, वो उस किरदार के लिए एकदम सटीक था। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। यानी ये सिर्फ एक गायक चुनने का मामला नहीं था, ये किरदार की आत्मा को पकड़ने की कोशिश थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मदन मोहन का मानना था कि रफी साहब की आवाज बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें एक बुलंदी है, एक ताकत है। बिल्कुल, जबकि जहां आरा के हीरो को एक नर्म, दर्द में डूबी आवाज की जरूरत थी, जो तलत साहब की पहचान थी। जी, ये एक बहुत ही बारीक कलात्मक फैसला था, लेकिन निर्माता इस बारीकी को समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए फिल्म एक प्रोडक्ट थी और रफी साहब एक बिकाऊ नाम। और बस यहीं से टकराव शुरू हुआ। और ये टकराव सिर्फ एक बहस तक मतलब रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मदन मोहन जी ने तो बात को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जहां आरा में गजलें सिर्फ और सिर्फ तलत महमूद ही गाएंगे, वरना मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। सोचिए, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ फिल्म छोड़ने की धमकी नहीं दी, तो फिर उन्होंने एक ऐसा ऑफर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, अगर आप लोग तलत साहब से गवाने के लिए तैयार हैं तो मैं इस फिल्म के संगीत के लिए अपनी फीस नहीं लूंगा। क्या? अपनी फीस नहीं लेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा तलत जी को जो गाने की फीस दी जाएगी वो भी मैं अपनी जेब से दूंगा। एक मिनट, मतलब अपनी जेब से फीस देना? जी। आज के जमाने में तो कोई इस पर यकीन भी नहीं करेगा। ये तो अपनी फन के लिए दीवानगी की हद है। बिल्कुल। एक संगीतकार का अपने कलात्मक फैसले पर इतनी दृढ़ता दिखाना और उसके लिए अपनी मेहनत की कमाई तक छोड़ने को तैयार हो जाना असाधारण बात थी ये, और इसने निर्माताओं को सोच में डाल दिया। जाहिर है ओम प्रकाश जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। उन्हें डर था कि अगर मदन मोहन जी चले गए तो फिल्म का संगीत, उसकी आत्मा ही चली जाएगी। जहां आरा जैसी फिल्म बिना मदन मोहन के संगीत के सोची भी नहीं जा सकती थी। सही बात है। लोग इसे एक तरह की जिद भी कह सकते थे, जिसने निर्माताओं को मुश्किल में डाल दिया था। कह सकते हैं, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। व्यावसायिक नजरिए से ये एक जिद ही थी। निर्माताओं को लग रहा था कि मदन मोहन जी अपनी पसंद उन पर थोप रहे हैं, लेकिन संगीतकार के नजरिए से देखें तो ये अपनी कला के साथ समझौता ना करने की एक लड़ाई थी। वो जानते थे कि वो क्या बना रहे हैं। वो जानते थे कि फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई जैसी गजल के साथ सिर्फ तलत महमूद की आवाज ही न्याय कर सकती है। तो एक तरफ एक संगीतकार जो अपनी फीस तक छोड़ने को तैयार है, और दूसरी तरफ निर्माता जो बॉक्स ऑफिस के गणित में उलझे हैं। ये गतिरोध तो टूटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। आखिर टूटा कैसे ये डेडलॉक? क्योंकि फिल्म तो बनी और उसका संगीत भी अमर हो गया। एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक अनोखा समझौता हुआ जो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, वो क्या था? इस समझौते के तहत दोनों पक्षों की बात रखी गई। मदन मोहन जी ने अपनी शर्त पूरी की। उन्होंने तलत महमूद की आवाज में 3 बेहतरीन गजलें रिकॉर्ड की। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई, और मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, इन गानों के लिए तलत साहब को अपनी जेब से फीस दी। और निर्माताओं की शर्त का क्या हुआ? क्या मोहम्मद रफी फिल्म से पूरी तरह बाहर हो गए? नहीं, यही तो समझौते का कमाल था। निर्माताओं ने भी अपनी बात रखी। मतलब रफी साहब ने भी गाया? जी, उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को भी फिल्म में शामिल किया और उनसे 2 शानदार गाने गवाए गए। एक सोलो गीत, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, और एक डुएट भी था। हाँ, सुमन कल्याणपुर के साथ एक खूबसूरत डुएट, बाद मुद्दत के ये घड़ी आई। बाद मुद्दत ये घड़ी आई, किसी की याद में दुनिया को है भुला। मतलब समझौता ये हुआ कि दोनों गायक फिल्म में होंगे। जी, ये तो बहुत ही अजीब हल है। इससे तो एल्बम का साउंड कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? मतलब एक ही हीरो पर 2 अलग-अलग आवाजें। ये सवाल उस वक्त भी उठा था, लेकिन मदन मोहन जी की संगीत की समझ देखिए। उन्होंने गानों का चुनाव इस तरह किया कि कंफ्यूजन ना हो। जो गहरी, दर्द भरी, दार्शनिक गजलें थीं, वो तलत साहब को दी गई। अच्छा। और रफी साहब को जो गाने दिए गए, उनका मिजाज थोड़ा अलग था। नतीजा ये हुआ कि एल्बम कंफ्यूजिंग लगने के बजाय और ज्यादा अमीर हो गया। उसमें विविधता आ गई। बिल्कुल, और फिल्म का संगीत जबरदस्त हिट हुआ। आज भी, इतने दशकों बाद भी,
तलत महमूद की वो गज़लें अमर हैं, उस एक अजीब से समझौते से एक कालजयी एल्बम तैयार हो गया। जब इस एल्बम को आज सुनते हैं तो ये किस्सा जानना और भी जरूरी हो जाता है। चलिए उस गजल फिर वही शाम की बात करते हैं। संगीत के लिहाज से इसमें ऐसा क्या खास था जिसके लिए मदन मोहन जी इतना अड़ गए थे? क्या बात छेड़ी है आपने। देखिए, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। सिर्फ एक गाना नहीं, एक एहसास है, धीमी और गहरी है। हाँ। और इसी माहौल में जब तलत साहब की आवाज आती है, दिल को समझाने की तरकीब कोई काम न आई, तो उनकी आवाज की वो नर्म लर्जिश, वो कंपन उस अकेलेपन और उदासी को 100 गुना बढ़ा देता है। सही है। ये एक ऐसी बारीक बुनावट थी जिसे वो किसी और गायक के साथ शायद हासिल नहीं कर पाते। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जा। रफी साहब इसे बहुत खूबसूरती से गाते, पर शायद एक अलग अंदाज में, थोड़ी ज्यादा ताकत के साथ। पर इस गजल को ताकत की नहीं, टूटे हुए दिल की आवाज की जरूरत थी। बिल्कुल सही। वाह, ये विश्लेषण सुनकर गाने के मायने और गहरे हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे किस्से में एक और परत है जिस पर अब तक हमने विस्तार से बात नहीं की है। हाँ। और वो परत इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। उन दिनों मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। बहुत बड़ा विवाद इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था। ये हिंदी फिल्म संगीत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ये बात फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि मदन मोहन जी लता जी को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानते थे। लता जी भी उन्हें राखी बांधती थीं। उनका रिश्ता बहुत गहरा और पवित्र था। अब अगर आप जहां आरा के संगीत को ध्यान से देखें तो रफी साहब का जो डुएट है, बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, वो लता जी के साथ नहीं है। वो लता जी के साथ नहीं, बल्कि सुमन कल्याणपुर के साथ रिकॉर्ड किया गया। तो ये सवाल उठता है और स्रोत भी सवाल को उठाते हैं कि क्या कहीं मदन मोहन जी का रफी साहब को फिल्म से बाहर रखने का ये फैसला सिर्फ कलात्मक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी था? मतलब क्या वो अपनी बहन लता जी के प्रति अपनी वफादारी निभा रहे थे? देखिए, सीधे तौर पर तो इसका कोई सबूत नहीं है। और मदन मोहन जैसे बेहद पेशेवर संगीतकार अपने कलात्मक फैसले व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर शायद ही लेते हो। वो संगीत को पूजा मानते थे। हाँ, ये भी है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति को देखें तो ये सोचना लाजमी है कि शायद मदन मोहन जी एक तीर से 2 शिकार कर रहे थे। अच्छा, कैसे? एक, अपनी कलात्मक सोच को बचाना, और तलत महमूद जैसे गुणी गायक को एक बड़ा मौका देना। अच्छा। और दूसरा, रफी साहब के साथ काम न करके अपनी बहन लता जी के सम्मान की रक्षा करना। उस दौर में ऐसे इशारे बहुत मायने रखते थे। मतलब ये हो सकता है कि तलत साहब के लिए उनकी पसंद 100% सच्ची और कलात्मक थी जी, लेकिन लता जी के साथ चल रहे विवाद ने उनकी इस पसंद को और ज्यादा मजबूत कर दिया हो। एक तरह से उन्हें अपनी बात पर अड़े रहने का एक और कारण मिल गया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इस कहानी को और भी मानवीय और जटिल बना देता है। सही बात है। ये दिखाता है कि कला की दुनिया में भी रिश्ते और वफादारी अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमें रफी साहब के पक्ष को भी देखना होगा। हाँ, इस पूरे मामले पर रफी साहब का क्या रुख था? क्या उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? स्रोत बताते हैं कि रफी साहब इन सब चीजों से बहुत ऊपर थे। वो उन दिनों इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्हें इन बातों से शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो एक दिन में 4-4, 5-5 गाने रिकॉर्ड करते थे, एक स्टूडियो से दूसरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर लगाते रहते थे और बॉलीवुड की इस तरह की पॉलिटिक्स से हमेशा दूर ही रहते थे। उनका स्वभाव भी बहुत सरल था। बहुत ही सरल और शांत। उनके लिए उनका काम ही सब कुछ था। शायद उन्हें इस बात का पता भी न चला हो कि पर्दे के पीछे इतना कुछ हो रहा है। तो कुल मिलाकर जहां आरा का ये किस्सा सिर्फ एक गायक को चुनने का विवाद नहीं था। नहीं, ये कलात्मक स्वतंत्रता और व्यावसायिक दबाव के बीच की एक क्लासिक कश्मकश थी। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत रिश्तों और पेशेवर फैसलों के बीच की एक महीन रेखा की कहानी थी। बिल्कुल। एक संगीतकार का अपनी कला के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, एक अजीब सा समझौता होना और उस समझौते से अंत में कालजयी संगीत का जन्म होना, यही इस किस्से की खूबसूरती है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी महान कला टकराव से ही पैदा होती है। अगर वो समझौता ना हुआ होता तो शायद दुनिया तलत महमूद की आवाज में उन अमर गजलों को सुनने से महरूम रह जाती। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहेंगे जिन पर वो सोच सकते हैं। पहला सवाल तो यही है जिसके बारे में हमने थोड़ी बात भी की। अगर जहारा की ये गजलें तलत महमूद की जगह रफी साहब ने गाई होती तो क्या उनका असर वैसा ही होता जैसा आज है? सोचिए, फिर वही शाम रफी साहब की आवाज में कैसी लगती? और दूसरा,
क्या आपको लगता है कि रफ़ी साहब को जहारा से बाहर रखने के इस पूरे प्रकरण में लता मंगेशकर जी की कोई भी, चाहे अप्रत्यक्ष ही सही, भूमिका हो सकती थी? इस पर सोचिएगा जरूर।